शेयर करो। स्टार्ट में। नमस्कार साथियों, ज्ञान से सेवा की ओर इसी ध्येय के साथ शिक्षा के मंच पर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रस्तुत करते हैं ज्ञान सुधा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान सुधा का जो ये कार्यक्रम है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतियोगी क्षमता का विकास करने के लिए, परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए और मोटिवेशन के लिए इस कार्यक्रम का यह मूल मंत्र है। हम सभी की कोशिश रहती है कि हम लाइव सेशंस के थ्रू आपसे रूबरू होते रहें और किसी एक विषय को लेकर विस्तृत और बहुत डिटेल में आप लोग आज विषय विशेषज्ञ ज्ञान की इस श्रृंखला में, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की श्रृंखला में, जो कि सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान की परीक्षाओं हेतु हम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है, उसमें हम लोग आज इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र विषय पर गहन चर्चा करेंगे। आज की इस समूह चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र विषय को हम कैसे तैयार करें। आमंत्रित करती हूँ अपने विषय विशेषज्ञ शशांक दवे जी को, हरदान राम चौधरी जी को और महेंद्र जी को। आप सभी सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सेशन कोऑर्डिनेटर के रूप में सीनियर फैकल्टी एंड एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि भार्गव मैम। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी रश्मि भार्गव मैम से कि आगे का कार्यक्रम वो संचालित करें। ओवर टू यू रश्मि मैम। थैंक यू। थैंक यू मीनाक्षी यादव मैम। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं और डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि ज्ञान सुधा का कार्यक्रम जो एक अनूठी पहल है और जो आगामी परीक्षा होने वाली है सहायक प्रोफेसर्स की, उसमें इन्होंने इस सत्र का आयोजन किया है और सर्वप्रथम मैं कमिश्नर सर और ज्ञान सुधा के सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करती हूँ। आज जूम मीटिंग का आयोजन अर्थशास्त्र की तैयारी किस प्रकार से की जाए। अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समय के साथ साथ इसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे विचारधाराएं हो, चाहे आंकड़े हों। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे समक्ष युवा असिस्टेंट प्रोफेसर्स आरपीएससी के टॉपर्स हैं, जो इस प्रक्रिया से गुजरकर सफलता प्राप्त करके आए हैं। इसलिए वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि किन माइनर बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन मेजर टॉपिक्स, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको किस प्रकार से गहन अध्ययन करना चाहिए। जो करंट जो सिलेबस है, जो करंट एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्वेश्चन, इस प्रक्रिया से ये गुजरे हैं और लक्ष्य प्राप्त किया है, इसलिए इनसे अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे पास होने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अतः आज इस सेशन में हम इनके द्वारा जो रणनीति अपनाई गई है और जो अनुभव हैं उनको साझा करेंगे। और सर्वप्रथम जो टॉपर हैं, आरपीएससी के टॉपर प्रथम स्थान प्राप्त किया है शशांक दवे जी ने, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। और हाँ, आज हम इस सेशन में प्रथम पेपर को डील करेंगे और मैं इनका जो रुचि है वो ग्रोथ एंड
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हैं, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूंगी, सर आप हमारे अभ्यर्थियों को बताएं कि इस यूनिट में ऐसे कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। शशांक दवे जी। सबसे पहले मैं आयुक्तालय और ज्ञान सुधा की पूरी टीम को धन्यवाद और हार्दिक आभार देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जिससे कि जितने भी एस्पायरेंट्स है और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठने वाले हैं, उनसे मैं अपने ओपिनियन और शेयर कर सकूं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसा कि रश्मि मैम ने पूछा कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, इस सेक्शन में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं, तो सिलेबस पे मेंशन जो भी टॉपिक है उसको तो हमें कवर करना ही करना है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन जो भी टॉपिक है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसे हमें स्किप नहीं करना है। बट पिछले सालों के पेपर को देखते हुए, चाहे वो यूजीसी नेट के हो या फिर लास्ट ईयर का ये जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें हमें विशेष रूप से फोकस करना है। तो मैं पहले डेवलपमेंट की बात करूं तो उसमें डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसके अतिरिक्त वेरियस मेजरमेंट और इंडिकेटर है डेवलपमेंट के, जिससे हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं। इनइक्वालिटी के मेजरमेंट है, जिसमें गिनी कोफिशिएंट है, लॉरेंज कर्व है। इसके साथ ही फाइरेनिस का मॉडल और आर्थर लुईस का मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, इन दोनों अप्रोच से रिलेटेड जितने भी थिंकर हैं और उनकी जो जो थ्योरी है वो हमें विशेष रूप से देखनी है। अगर मैं ग्रोथ मॉडल की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है हेरेट-डोमर, सोलो और कार्डो। इसे हमें देखना ही देखना है। इसके साथ ही न्यूट्रल एंड नॉन न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है और एम्बेडेड एंड डिसएम्बेडेड, उसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। इतना हम मैटर तैयार करते हैं तो हम इस एग्जाम में लीड ले सकते हैं। थैंक यू सर। अब इसके बाद आपने ग्रोथ मॉडल्स की बात करी, किंतु इसमें एक जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो एनवायरमेंटल स्टडीज को भी कवर करता है, तो और जिसमें हिंदी की बुक्स में विशेष रूप से जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत कम उपलब्ध है। तो आप बताएंगे कि इसको हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे कोप अप करें। बिल्कुल सही सही बात की रश्मि मैम ने। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। एडवांस जो कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री, वहाँ तो ये पहले से चलता आ रहा है, किंतु इंडिया में अभी ये पिछले 5-10 सालों से स्टार्ट हुआ है और सारी यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शनल पेपर के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के मास्टर कोर्स में ये ऑप्शनल पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। दिक्कत इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को आती है, क्योंकि एक इसकी बहुत अच्छी बुक्स है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, चार्ल्स डी कॉलस्टेड की है, लेकिन वो इंग्लिश में अवेलेबल है। और हमारे लिए बेनिफिट ये है कि हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन कर रखे हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के, वो एज इट इज उस बुक से ही उठाए गए हैं। जैसे आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन उसमें मिल जाएगा, एनवायरमेंटल वैल्यूशन जिसमें हेडोनिक प्राइस मेथड है, ट्रेवल कॉस्ट मेथड है, वो सारे के सारे एज इट इज उसी बुक से उठाए गए। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है इतनी टफ नहीं है, आप चाहे तो उसे ट्रांसलेट करके कवर कर सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, तो जो इग्नू का जो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसका स्टडी मटेरियल है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और इग्नू के ऐप पर भी अवेलेबल है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छी सामग्री आपको मिल सकती है। एक और मेरा सजेशन ये है कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एकदम बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, उसमें ज्यादा डेप्थ नहीं होगी, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप थोड़ा सा भी पढ़ के इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू मैम। सर बिल्कुल सही कहा आपने। और हिंदी इस स्तर पर मेरे को लगता है कि आने के बाद स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा नहीं घबराना चाहिए, और इस कारण से अपने में कॉम्प्लेक्स भी नहीं लाना चाहिए। अगर वो रोज अखबार न्यूज़पेपर्स इंग्लिश के पढ़ते हैं या कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो हमारी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको पढ़ने में भी मेरे को लगता है कोई कठिनाई का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अब जैसे परीक्षा का बहुत कम समय रह गया, मेरे ख्याल से 1 महीने के लगभग, तो ऐसे समय में इतना जो वाइड सिलेबस है
उसका रिवीजन स्टूडेंट्स को किस प्रकार से करना चाहिए? बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। वैसे देखा जाए तो अभी कम नहीं है, अभी 40 दिन है हमारे पास, 40 दिन कम नहीं होते हैं। ठीक है। और सिलेबस दिखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन इतना लेंथी है नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बहुत ही कुछ टॉपिक हैं, डेवलपमेंट में सारी थ्योरी नहीं है, माइक्रो और मैक्रो पे ज्यादा फोकस है, उसका थोड़ा सिलेबस वाइड है। बाकी दिखने में है वाइड है, बाकी वो स्पेसिफिक सिलेबस है। टाइम भी हमारे पास अभी भी बहुत है। तो हम ऐसा हो सकता है आपको लग रहा है टाइम कम है, तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने किसी साथी को कह सकते हैं कि आप कुछ टॉपिक तैयार करें, कुछ मैं करता हूँ। वो टॉपिक तैयार करके आपको उस थ्योरी का क्रक्स बता दे, आप उसको क्रक्स बता दें। एक इस तरह से हम कर सकते हैं। बाकी फिर भी आप, अगर आपको लगे तो समरी में आप उसको देख सकते हैं। जी सर। अंत में एक प्रश्न और करना चाहूंगी। आप टॉपर रहे हैं, आपने आरपीएससी टॉप करी है, फर्स्ट पोजीशन आपकी आई है, तो आपने किस प्रकार की रणनीति स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ये हमारे अभ्यर्थियों को अवगत कराएं ताकि वो भी बेहतर प्रदर्शन करके सफलता को प्राप्त कर सकें। प्लीज सर। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पे आपको 5 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, एक जो राजस्थान अध्ययन का पेपर है, साथ में थर्ड पेपर है, उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपका सिलेक्शन उस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे कई साथी हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छा किया था, किंतु राजस्थान के पेपर में स्कोर कम कर पाए। इसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो राजस्थान का पेपर है, उसका अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। तो आप टारगेट लेकर चलें कि मुझे उसमें 30 प्लस स्कोर करना है। और हमारे लिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए एक और एडवांटेज है कि राजस्थान का पेपर और इकोनॉमिक्स के पेपर के बीच में करीब 15 से 17 दिन का गैप है। तो अभी हम राजस्थान के पेपर में ज्यादा फोकस करके इकोनॉमिक्स को उस टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो राजस्थान के पेपर को बिल्कुल भी लाइट में ना लें। सेकंड बात है, हमारे सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे मैंने एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बताए, पब्लिक इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं भी इजीली अवेलेबल आपको एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो उसे आप अच्छे से देख लें, उसमें बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएँगे। ऐसा करके हम अदर कैंडिडेट से लीड ले सकते हैं। तीसरी बात है, इंडियन इकोनॉमी और क्यूटी, ये 2 सेक्शन हैं, इसमें हम किसी प्रकार का तुक्का नहीं मार सकते क्योंकि ये पूरा फैक्ट एंड फिगर पे बेस्ड है, तो इसे अच्छे से तैयार करें। चौथी बात, यूजीसी नेट के जितने भी पिछले सालों के पेपर हैं, उसे आप सॉल्व करें। मैंने भी करीब 1500 से 1600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे। तो यह एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है। पिछले सालों के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं, उसे सॉल्व करें। कई बार ऐसा होता है, अगर आप करीब 1500-1600 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो करीब 30 से 40 क्वेश्चन एज़ इट इज़ आपको एग्ज़ाम में वहाँ दिख जाते हैं। इससे एग्ज़ाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। और लास्ट मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम में हम थोड़ा सेफ होकर नहीं खेल सकते, थोड़ी-सी रिस्क भी उठानी पड़ती है। इसलिए आपको लगता है कि 50-50% वाले, जैसे 4 ऑप्शन है, 2 आपको लगता है 2 तो है ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक है, वैसे क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। इससे आप अगर मान लो, क्योंकि सीधी-सी बात है, आपने अच्छी तैयारी की है, तो आपका गैस गलत नहीं जाता, क्योंकि माइनस मार्किंग में नंबर कटने में तो 1/3 ही है, लेकिन आने में फुल मार्क्स है। तो इतना रिस्क आपको लेना ही चाहिए कि अगर आप 50-50% श्योर है, तो वो क्वेश्चन करने चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर हमारा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है और जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे जो हम समय लगाते हैं, समय का आवंटन करते हैं, अगर वो उचित है तो सफलता कहीं दूर नहीं होती। इसके साथ ही मैं हमारे थर्ड पोजीशन जो आरपीएससी में प्राप्त की थी, हरदान रामजी चौधरी को आमंत्रित करती हूँ। इनका प्रथम पेपर में जो रुचि है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे है, समष्टि अर्थशास्त्र पर। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी सर कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो ज्यादातर अवधारणाओं पर आधारित है, तो हमारे अभ्यर्थी इन अवधारणाओं को किस प्रकार से तैयार करें? हरदान जी। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार और मेरी तरफ से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मेरे को शामिल किया। मैडम, जैसा कि अभी आपने पूछा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कॉन्सेप्ट पे आधारित है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैक्रो में ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है। जब तक, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें
जब तक आप कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कीनेजियन और पोस्ट कीनेजियन या जिसको हम ISLM मॉडल या अदर जो भी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के मॉडल है वो अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें उससे पहले कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस को ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस संबंध में मेरा जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको सजेशन ये है कि आप कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक लो, उसको एक बार स्वयं ढंग से पूरा पढ़ो। ऐसे नहीं है कि आपने सिलेबस का कोई टॉपिक उठाया, देखा कि सिलेबस में ये लिखा है, आप उस डायरेक्ट उस टॉपिक पे जाओगे, आपको वो हो सकता है टॉपिक समझ में नहीं आए, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो उससे प्रीवियस चैप्टर्स में रह गए। तो आपको एक बुक को ढंग से पूरा पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आपके लिए एक हेल्पफुल ये हो सकती है कि जो अच्छी रेफरेंस बुक है उनके बैक साइड में ग्लोसरी दी होती है, उसमें आप जाके उनको पॉइंट आउट करके प्रत्येक पॉइंट को आपको ढंग से पढ़ना है। अगर उसको पढ़ते हो तो मैं समझता हूं कि आपके मोस्ट ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ग्लॉसरी बहुत फ्रूटफुल होती है क्योंकि उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट जो टर्म है उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो पहले जब कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चे के तभी आगे जाके वो थ्योरीज को समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो स्टार्टिंग से ही शुरू की जानी चाहिए। और इसके साथ ही मेरे को लगता है जो मैक्रो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो नेशनल इनकम कंसेप्ट्स में। तो आप उनको इस पर क्या बताना चाहेंगे, वो कौन सी बुक स्पेशली इसके लिए रेफर करें और किस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में, बताइए। जी मैम, आपने सही कहा। और पिछले पेपर का हम एनालिसिस करते हैं तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें 150 में से अराउंड 50 क्वेश्चन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, और उसमें से भी 8 to 10 क्वेश्चन से है वो नेशनल इनकम के, मतलब बहुत बड़ा मेजर इसका पार्ट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक इतना कोई टफ नहीं है, एक समझने वाला। अगर कैंडिडेट ने एक बार आपसी जो इनमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, चाहे GDP, GNP या NNP, जितनी भी हम बात करते हैं, पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इनके कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर लिया आपस में कि इनमें डिफरेंस क्या है, कौन से जो मदें हैं वो किसमें शामिल होती है, किसमें शामिल नहीं होती है, किसमें से हम, जैसे मैं बात करूं GDP और NDP की, तो अगर कैंडिडेट को ये पता है कि इसमें डिफरेंस केवल डेप्रिसिएशन का है तो वो अगर क्वेश्चन कैसा भी आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आएगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, उसको कर लेगा। इसके लिए मैं सबसे अच्छा सजेशन ये दूंगा कि जो भी अपनी टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मिलते। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो इसके लिए NCERT की जो 11th और 12th की बुक है वो आपके इसके नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। और उसको पढ़ने के बाद में अगर आप हायर लेवल की जो बुक्स पढ़ते हो तो डेफिनेटली नेशनल इनकम है वो सही हो जाती है। इस नेशनल इनकम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसकी हम जैसे बात करते हैं, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, तो उसमें क्या है कि हस्तांतरण भुगतान का भी बोला और जैसे उसमें पूंजी लाभ का भी बोला और गैर विक्रय योग्य जो सरप्लस है उसको भी बोला। तो अगर बच्चे को पता है कि भाई कौन सी आइटम्स है शामिल होती है और कौन सी नहीं होती है तो वो क्वेश्चन आराम से कर सकता है। क्वेश्चन टफ नहीं आते, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये है कि प्राइमरी लेवल से ही नेशनल इनकम को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्ट चाहते हो कि मैं किसी रेफरेंस बुक से नेशनल इनकम को कवर कर लूं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आपको NCERT जरूर पढ़नी चाहिए इसके बारे में। जी सर, बिल्कुल सही कहा कि at every stage depth of study is necessary। गहन अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें किसी भी बात पे डाउट है या क्लियर करने हैं अपने कंसेप्ट तो उसमें हमें डेप्थ पे जाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ ही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स है, वो हम देखते हैं कि कालखंड के साथ साथ उनमें विचारधाराएं जो प्रचलित हुई उसमें समय समय पर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो सिद्धांत हो। जैसे पहले डिमांड साइड इकोनॉमिक्स बहुत प्रचलित थी किंतु आज हम सप्लाई साइड पर फोकस करते हैं। इसी प्रकार पहले जो क्लासिकल्स, न्यू क्लासिकल्स का था, अब वो रैशनलिस्ट इकोनॉमिक्स से रिप्लेस किया गया है। तो आप स्टूडेंट्स काफी इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम
पढ़ते हैं वो, लेकिन उनके कंसेप्ट जो उनका डिफरेंस है वो इतना क्लियर नहीं हो पाता। तो आप इसमें जो हमारे जो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, रैशनलिस्ट, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट, डिमांड साइड इकोनॉमिस्ट, केन्जियन है, इसमें एक कौन से ऐसा टिप देंगे कि वो सरलता पूर्वक उसमें अध्ययन कर सकें और उनमें डिफरेंस कर सकें, कि अक्सर क्वेश्चंस डिफरेंसेस के या कंपैरिजंस के देखने को मिलते हैं। सो प्लीज। जी मैम, बेसिकली अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाएं तो जब थोड़ा हम डीप में जाते हैं तो हमें सब जगह यही चीज मिलती है कि क्लासिकल, देन अपन न्यू क्लासिकल, केनीजियन और सप्लाई साइड, और न्यू क्लासिकल, न्यू केनीजियन, और जो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी है, ये सब आई। अब इसमें स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, यार क्या फर्क है इसमें, एक ही शब्द है, केवल न्यू लग गया तो उसमें क्या। हमें सबसे पहले इसमें यह है कि जितनी भी ये थ्योरीज है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन थ्योरीज को कब कब और किसने दी। एक कई बार क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि उनमें से कौन से का संबंध है जो न्यू क्लासिकल से नहीं है, या जिसका कौन से इकोनॉमिस्ट का है न्यू केनीजियन से नहीं है। तो ये हमें एक टेबल बना के ये हमें तय करना है कि कौन सा जो थ्योरीज है कब से कब टाइम तक थी, और उससे रिलेटेड कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे। सबसे पहला तो हमें ये काम है। दूसरा, इससे रिलेटेड जितनी भी अंजप्शन है, जैसे क्लासिकल कहते हैं कि सेज बाजार का लो जो लॉ है उस पर डिपेंड है, हमेशा पूर्ण रोजगार रहेगा, इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मुद्रा को वो मनी न्यूट्रलिटी पे बात करते हैं। उसके बाद में अब जब इन्होंने ये जो दिए हैं थ्योरीज, इसमें जो इन्होंने जितनी भी अपनी अंजप्शन ली है उनको ढंग से हमें देखना है कि किसने क्या क्या अंजप्शन ली है। आधा डिफरेंस आपके यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या बात कर रहा है। और दूसरा, जिस थ्योरी को क्रिटिसाइज करके नई थ्योरी आई है उसको ढंग से देखो कि उसने प्रीवियस थ्योरी को क्या क्रिटिसाइज किया। जैसे हम किन्स का देखते हैं कि किन्स क्लासिकल को ये क्रिटिसाइज करता है कि जो लेजेस फेयर इकोनॉमी थी वो 1930 के दौरान पूरी कोलैप्स हो गई और कोई इकोनॉमी काम नहीं कर रही थी। तब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और जो अपनी फिस्कल पॉलिसी है उस पर जोर दे। तो हमें ये जरूर देखना है कि किस थ्योरी ने प्रीवियस थ्योरी में क्या सुधार किया। अगर ये हम ढंग से समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इनका काफी कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा कि अगर हम टेबुलेशन करके, टेबल्स बना के कॉलम्स में अगर कीन्जियन क्लासिकल्स लिख के उनका लिखते हैं पॉइंट्स, तो अपने आप उसमें जो कंपैरिजन है वो बहुत सुविधाजनक हो जाता है, या फ्लो चार्ट्स के माध्यम से भी हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब मेरे पास कई विद्यार्थी आए और उनकी एक समस्या होती है, मैम हमें थ्योरी आती है, हमें कंसेप्ट आता है, हम पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है, किंतु जब हम क्वेश्चन पेपर देने जाते हैं तो उसमें जब हम मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं तो हम थोड़ा भ्रमात्मक स्थिति हो जाती है, और हम अपने मतलब उसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उस समय हमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे या उनको क्या मार्गदर्शन प्रदान करेंगे? जी बिल्कुल, ये जो कैंडिडेट नए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर भी होता है जब एग्जाम में बैठते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कई बार उनको क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन वो सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा नहीं है। इसमें जैसा कि हमारे साथी शशांक जी ने बताया और मैं उसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी होगी, जितना हो सके मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप एक इसमें और मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि कई ऐसे मार्केट में भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गए जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनके आंसर भी मिस्टेक है, कृपया वो नहीं पढ़े, उनको अवॉइड करें। जो पीएससी है, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विसन या एमपी यूपी या यूपीएससी या जो यूजीसी नेट के, उनके पेपर जितना हो सके उनको सॉल्व करो क्योंकि उन क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड है। दूसरा, उनमें मिस्टेक्स नहीं है, किसी बिल्कुल लोकल किसी ने लिख दिया और वो लेके आ जाओगे तो उल्टा ज्ञान सुधरने की बजाय बिगड़ भी सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा ही है जिसमें ज्यादा एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है, मिस्टेक हो सकती है। तो एक तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कोशिश करे कि वो अब 40 दिन का टाइम रहा है तो डेली एक सुबह एक शाम प्रैक्टिस पेपर है वो सॉल्व करे। प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से ये प्रॉब्लम काफी दूर हो सकती है उनकी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, तभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अंत में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, आपने 3rd पोजीशन आरपीएससी में प्राप्त की है, आप बधाई के पात्र हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सबसे पहले मैडम इसके लिए आपको थैंक यू। और जैसा कि मैंने ये
सफलता प्राप्त की, इसमें सभी का, मेरे चाहे दोस्त है, मेरे गुरुजन हैं, माता पिता, सबका सहयोग रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस दौरान मैं तैयारी कर रहा था, पर्टिकुलरली 1 साल जो ये टाइम था, उस दौरान का जो समय था, उसमें मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ मेरा रेगुलर टच रहता था, और उसमें हम रेगुलर डिस्कशन करते थे कि आज मैंने ये पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है। उनसे जो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं होता था, मैं उनसे डिस्कस भी करता था, और उन मेरे को नहीं आता था तो मैं उनसे समझता था, उनको नहीं आता था तो वो मेरी हेल्प ले लेते थे। तो मेरा ये मानना है कि अब जो टाइम है, ये बहुत शॉर्ट टाइम रहा है, इसमें प्रत्येक कैंडिडेट को चाहिए कि उसका एक अच्छा फ्रेंड जो अच्छी तैयारी करने वाला हो, उसकी वो हेल्प ले, डेफिनेटली फायदा होगा। और एक, जैसा कि शशांक जी ने बताया, राजस्थान का जो जीके का पेपर है उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिनका भी पिछली टाइम सिलेक्शन हुआ है वो 35 के आसपास जिन्होंने स्कोर किया है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो आराम से मतलब टॉप 10 रैंक तक पहुंच गए। और जिनका स्कोर 20 to 25 था, उनको काफी परेशानी आती है, फिर मार्क्स में वेरिएशन आ जाता है। तो ये आपको लीड लेने का बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इस दौरान कैंडिडेट जो भी है, अगर किसी पार्ट में कमजोर है और उसका कोई 1-2 पॉइंट आपको नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज अब इस टाइम उसको क्लियर करने के लिए 5-7 दिन का टाइम लगाने की बजाय जिस भी सेक्शन में आप स्ट्रांग हो उसको ढंग से करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में आपको 10 क्वेश्चनों को खोना नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो उनको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये बात स्पष्ट होती है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ जॉइंट स्टडी भी बहुत फ्रूटफुल हो सकती है, किंतु शर्त है कि आप अपने दोस्तों के साथ सिंसियर रहें और मस्ती कम करें। ठीक है ना, यही बात है ना? जी जी बिल्कुल। तो अब इसके साथ साथ मैं महेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर नागौर डिस्ट्रिक्ट में हैं और आपने 5th पोजीशन प्राप्त की है। आपकी रुचि, आपका रुझान जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है। तो सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स तैयार करते हुए हमारे स्टूडेंट्स को किन टॉपिक्स पर मोटे रूप से फोकस करना चाहिए? महेंद्र जी। थैंक यू मैम। और मैं सबसे पहले तो कॉलेज शिक्षा विभाग और ज्ञान सुधा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करके और ये शुभ अवसर प्रदान किया मुझे। और मैं साथ में कमिश्नर सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ज्ञान सुधा चैनल, जो प्रतियोगी सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, दूसरे एग्जामों के लिए भी इन्होंने ज्ञान सुधा चैनल बना के और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया है। और इससे के माध्यम से बहुत सारे वीडियो भी चलाए हैं और लेक्चर भी बनाए, ऑनलाइन सेशन भी चले हैं। तो मैं कमिश्नर सर, ज्ञान सुधा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं, आपने जैसे कहा मैडम कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक पे विशेष फोकस करना चाहिए, तो वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमिक्स का बेस है, हर टॉपिक और हर पॉइंट उसका इम्पोर्टेंट है। और ऐसे और नॉर्मली अपन पढ़ते हुए ही आए हैं कि जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स को। लेकिन अगर अपन देखें तो किस विशेष बिंदु पर अपने को फोकस करने की जरूरत है इनके साथ साथ, तो इनके साथ कुछ ऐसे छोटे टॉपिक और पॉइंट हैं उन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनमें पिछली बार देखा गया कि उन छोटे टॉपिकों पर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं कि जैसे स्नोब इफेक्ट है, बैंडवैगन इफेक्ट है, वेवलेन है, इन 3 टॉपिक में 3 क्वेश्चन आ गए इनके ऊपर। और इसी प्रकार जैसे अपन बात करें नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, सेकंड बेस थ्योरी है, ये इतने, इन टॉपिकों पर इतने ज्यादा क्वेश्चन दिए, मतलब एक छोटा टॉपिक है और उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो अपने लिए बेनिफिशियल ये होता है कि अपन उसको कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम कहीं जाने नहीं देंगे। और साथ में जो ये बड़े टॉपिक जैसे मैंने अभी बात की अपन पढ़ते हुए आते हैं, तो इन टॉपिक को जो भी पढ़ें तो इनमें ये जरूर ध्यान रखें कि हर टॉपिक की कंसेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट आधी क्लियर नहीं हुई, अपन दूसरे टॉपिक में चले गए, फिर दूसरे टॉपिक में चले गए, तो वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हर जगह जुड़ी हुई है, खुद में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हर टॉपिक जुड़ा हुआ है और दूसरे सब जो अपनी यूनिट है उनसे भी जुड़ी हुई। तो उसमें जैसे बात करें अपन कि जैसे अपन पढ़ें कि तटस्थ वक्र उन्नतोदर क्यों होता है, तो उन्नतोदर होने का कारण है प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर। तो घटती सीमांत दर क्या है अपने को जानकारी होना आवश्यक है, तभी हम उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे और उसी से अपन बता सकते हैं कि तटस्थ वक्र सर्किल के रूप में क्यों होता है। तो वो एक
पूरे एक वे में जुड़ी हुई है, और इनको जब भी पढ़ें तो डायग्राम और एग्जाम्पल का यूज जरूर करें, क्योंकि डायग्राम और एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और कोशिश करें कि उसको अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ें, तो उसे अपने को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। और अगर फिर भी किसी कंसेप्ट में थोड़ी क्लियरिटी नहीं आती है, तो अपने साथी जो फ्रेंड्स है, जो अच्छा फ्रेंड है, उनके साथ डिस्कशन करें और उनसे पूछें भाई इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो उससे अपने को और क्लियरिटी और उसकी जो अपना कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि व्यवहारिक जीवन से इकोनॉमिक्स को जोड़ना चाहिए, और जुड़ी हुई भी है व्यवहारिक जीवन से इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स जीवंत है, लाइवली विषय है। ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। और इसमें हम देखते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो कई क्वेश्चंस अप्लाइड इकोनॉमिक्स के आते हैं, और स्टूडेंट्स को क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उस कारण से वो उसको अटेम्प्ट करने में असफल रहते हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अप्लाइड क्वेश्चंस को सरलता पूर्वक अटेम्प्ट कर सकें? मैडम, अप्लाइड क्वेश्चन का मतलब जैसे अब बताऊं आपको कि जैसे बैंड वैगन इफेक्ट होता क्या, तो उसको पिछली बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि बैंड वैगन इफेक्ट में मांग वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है। तो वो जब अपन तभी समझ पाएंगे कि मांग की लोच क्या है और बैंड वैगन इफेक्ट होता क्या है। तो उसके ऊपर मांग पहले अपन उसको, इसका मतलब एक उस अवधारणा को अपने पूरी क्लियरिटी होनी जरूरी है। अगर उसको अपन क्लियर करें करके जाएंगे, उसको पूरा पढ़ के जाएंगे, तो और अपन एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कर पाएंगे, तभी अपन अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जैसे और बात करें अपन प्रतिस्थापन जो लोच है, प्रतिस्थापन की लोच अपन फैक्टर प्राइसिंग में भी पढ़ते हैं, अपन प्रोडक्शन में भी पढ़ते हैं और अपन कंज्यूमर में भी पढ़ते हैं। तो इन सब से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हर टॉपिक को अपन ये जरूर ध्यान रखना कि उसका बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, और उसके दूसरे टॉपिक जो वो पढ़े तो उसको अपने को ध्यान रहना चाहिए कि भाई यहाँ प्रतिस्थापन लोच का मतलब ये होता है और इसका ये इफेक्ट होता है और ये ऐसे कार्य करती है। तो उसका डेप्थ थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इजीली सोल्व कर लेगा। ये बात ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और मेरे अनुसार मेरे को लगता है कि अगर स्टूडेंट जनरल अवेयरनेस उसमें है, अगर वो रोज अखबार पढ़ता है, कोई कंपटीशन रिव्यू पढ़ता है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण आदि के टच में है, तो मेरे ख्याल से वो जब जो परिवेश है, जो वर्तमान पर्यावरण, मतलब जो अपना एनवायरनमेंट है, अगर उससे वो नोन है, तो अप्लाइड क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ज्यादा सरलता पूर्वक वो अटेम्प्ट कर सकता है। आप मेरे ख्याल से इसमें जो रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स कुछ बता पाएंगे हमारे स्टूडेंट्स को? मैडम, मैं ये रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक में बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पूरे इकोनॉमिक्स के अगर एग्जाम की तैयारी करें तो वो कम से कम रेफरेंस बुक, ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट जैसे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 4-5 बुकें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़े। जैसे मैं कहूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए जैसे रेफरेंस बुक HL आहूजा की है, बहुत अच्छी बुक है और लगभग टॉपिक वो क्लियर करती है। और उसमें जो भी अगर मान लो कोई टॉपिक के लिए कुछ बाकी रह रहा हो, जैसे है नहीं उसमें, जैसे एक नए इक्विलिब्रियम नहीं हुए, एक अनसर्टेनिटी एंड रिस्क वाला टॉपिक नहीं है, और एक जैसे मान लो अपन बात करें तो इस प्रकार के जो कोई टॉपिक नहीं है, तो वो अपन उस टॉपिक को राणा एंड वर्मा की बुक में से भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन मटेरियल आजकल अवेलेबल हो गया, तो इसके कारण अपने ऑनलाइन, क्योंकि हर किसी के पास आज मोबाइल की अवेलेबिलिटी है, नेट की अवेलेबिलिटी हो गई है, तो उसके कारण से वो नेट पे भी उन छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ सकता है। बाकी लगभग मैं ये कहूंगा कि कम से कम बुक को अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं हो कि 4-5 एक टॉपिक के लिए 4-5 बुक पढ़े, नहीं पढ़े, एक बुक को पढ़े, उसको अच्छे से पढ़े। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और गूगल बाबा जिंदाबाद जैसे कहते हैं, गूगल इज आंसर टू ऑल क्वायरीज। तो जो आजकल स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं किताबों की तरफ, लाइब्रेरी में भी जो संख्या है वो बहुत कम होती जाती है। मैंने तो किताबें बहुत कम देखी हैं स्टूडेंट्स के हाथ में, नेट पर ही वो अपनी जो सारी क्वायरीज हैं उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। और कुछ हद तक जो विकिपीडियाज और जो वेबसाइट्स हैं उन पर उनको उनकी जो प्रश्न है उसकी कोई आंसर्स भी संतोषप्रद मिल जाते हैं। इसके साथ ही मैं जैसे पिछली बार ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी, तो इसमें आपको या हमारे अभ्यर्थियों को किस प्रकार से कठिनाई हो सकती है, आप बताएंगे?
मैडम इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई जैसे मान लो एग्जाम पहली बार ऑनलाइन दे रहा हो तो उसको पता नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कंफ्यूजन में डालना है, कौन सा अन अटेम्प्ट वाला होता है, कौन सा अटेम्प्ट वाला होता है, और किस प्रकार अगर क्वेश्चन अपन ने एक बार कर लिए हैं जो अपन ने छोड़े हैं तो कौन से क्वेश्चन है, कौन से अपन ने कंफ्यूजन में डाले थे। तो इस प्रकार की अपने को जानकारी के लिए पहले प्रैक्टिस अपने को ऑनलाइन एग्जाम की दे देनी चाहिए, और इसके लिए आरपीएससी के द्वारा वैसे 15 से 20 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है कि आप ऑनलाइन किस प्रकार एग्जाम दे सकते हैं, तो वो जरूर देखें क्यों ऐसा नहीं हो कि वहां पे जाके आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप कहीं पे लास्ट में सबमिट नहीं करो। तो कुछ ऐसा होता है कि आप जैसे मान लो पीला रहा तो पीले वाला हो सकता है कि वो ये कहेंगे अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया और अगर आप उसको सही नहीं करते हो तो भी वो आपके क्वेश्चन काउंट होगा कि अटेम्प्ट किया। तो इस प्रकार की आपको जानकारी के लिए जरूरी है कि थोड़े से अपन ऑनलाइन प्रैक्टिस कर ले ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे। और ऑनलाइन एग्जाम बहुत ही अच्छी तरह होता है, जो इसमें बहुत अच्छा फायदा ये है कि अपने को डायरेक्ट वहां पे साथ में पता चल जाता है साइड में कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, कौन सा कंफ्यूजन है, कौन सा अन अटेम्प्ट में अपने क्वेश्चन। तो उससे अपन डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं कि मुझे जैसे पहले क्वेश्चन से डायरेक्ट 150 पर भी जा सकता हूँ, 76 पर भी जा सकता हूँ और मुझे वहां पे क्लियर दिखाई देता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियली है, न कि इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाएं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने भी 5th पोजीशन प्राप्त की है, तो आपका सफलता का राज क्या है, आप बताएंगे? मैडम सफलता का राज ये है कि हमने ग्रुप में पढ़ाई की है और हमारे ग्रुप में यहाँ पे सिलेक्ट भी हुए हैं। और एक दूसरे साथ में ये है कि जब लास्ट समय आता है तो अपन ये ध्यान रखें कि रिवीजन एक बार जरूर करके जाएं। जैसे मेरे साथी प्रोफेसर ने बताया है कि किस तरह, उनके साथ मैं ये बताऊं कि रिवीजन जरूर करके जाएं, क्योंकि रिवीजन क्या होता है कि अपन एक बार पढ़ ली किसी चीज को वापस नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है वो अपन से मिस आउट हो जाए उस समय एग्जाम में। तो अपन, और एक साथ में ये भी है कि अपन नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो उस समय अच्छे रहते हैं कि लास्ट समय अपन, क्योंकि टाइम कम होता है तो अपन उसके समय अपन नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। और खुद के नोट्स बनाए हुए सबसे अच्छे होते हैं, नहीं तो किसी दूसरे स्टूडेंट्स के बनाए हुए नोट्स भी ले सकते हैं लेकिन वो अपने को थोड़े कम क्लियर रहते हैं, खुद के नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन नोट्स की भी उपयोगिता है, मार्केट वाले नहीं, जो स्टूडेंट्स के खुद के सेल्फ मेड नोट्स होते हैं उनकी जरूरत। बिल्कुल सही है। जब हम स्वयं पढ़ते हैं और उसको पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते हैं, तभी हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम सफलतापूर्वक अटेम्प्ट कर पाते हैं मल्टीपल चॉइस में। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में डेप्थ स्टडी या डीप स्टडी बहुत ही अनिवार्य होती है। अब एक कॉमन क्वेश्चन मैं हमारे तीनों एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी कि देखिए, आप वैकेंसी निकलती है, उसके बाद लंबे समय के बाद एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं और इंटरव्यूज के बाद पोस्टिंग होती है। तो एक ये लंबी प्रक्रिया में आपकी मनोस्थिति या किसी भी अभ्यर्थी की क्या मनोस्थिति हो सकती है, और वो अगर नेगेटिव साइड है तो वो उसको कैसे ओवरकम करेगा, और पॉजिटिव साइड है तो आप उस पर प्रकाश डालिए। मैडम सबसे पहले मैं बताऊं तो जब अपने लंबी समय परीक्षा आगे की सकती जाती है तो स्टूडेंट लेजीनेस आ जाता है उसके और वो ये सोचने लग जाता है कि होगी या नहीं होगी। उस समय उसके साथी दोस्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। वो उनको ये कहते हैं कि ज्यादा टाइम मिला है तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको रिवाइज करने और अच्छे से टॉपिक क्लियर करने में उसको समय मिल जाता है। तो उससे वो उसको नेगेटिव नहीं लेके उसको अगर पॉजिटिव वे में ले तो ये फायदा है कि अपने जो कोई टॉपिक अपन ने पहले टाइम कमी के कारण जो अपन छोड़ रहे थे उस टॉपिक पे भी अपना वर्क किया जा सकता है और उसको भी अच्छे से क्लियर करके अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी नेसेसरी, आई थिंक सो। नेसेसरी मैडम। शशांक जी, आपका क्या विचार है इस पे? जैसा कि महेंद्र जी ने बताया, बिल्कुल सही बात बताई। हमें इतना टाइम मिल जाता है, जैसे हम लास्ट एग्जाम की बात करें तो करीब 2 से 3 साल लग गए एग्जाम होने के बाद, उसके बाद इंटरव्यू में भी साल भर लग गया। तो हमारे पास काफी टाइम बच जाता है और हम जो जिसमें हमारा थोड़ा हम माइनस है उसे हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें हम अच्छा टाइम भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही कहा। जो हमारी कमजोरियां हैं हमें समय पर्याप्त मिलता है कि हम उसको दूर कर सकें। हरदान जी, आपकी क्या राय है?
ये सही बात है कि जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत लंबा टाइम खींच लेती है और उसमें कई बार स्टूडेंट को लगता है कि मैं इसकी तैयारी करूं या इसको छोड़ के किसी और की तैयारी करने, जैसे नया एडवर्टाइजमेंट आता है कि अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहा हूं, कल जैसे ही आरएएस का एडवर्टाइजमेंट आता है बच्चे के मन में ये आ जाता है कि ये तो पता नहीं अभी इंटरव्यू ये होगा, मैं आरएएस में चला जाता हूँ। दूसरे दिन उसको लगता है स्कूल लेक्चरर में चला जाऊं, मतलब कई सारी जो वैकेंसीज आती है, कभी लगता है आईएएस की तैयारी कर लूं। तो सबसे बड़ा तो जो ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि मैं इसकी करूँ इसकी करूँ, अगर आप उसकी इसकी करोगे तो किसी में नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहला तो चाहे टाइम लग रहा है कुछ भी है, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इट मीन्स आप बिल्कुल उस पे ही ध्यान रखो, साइड में क्या हो रहा है आने दो। मैं मेरा खुद का बताऊं कि मैंने इस मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 बार आरएएस मेंस की तैयारी नहीं की, बिल्कुल प्री मेरी क्लियर हो जाती थी, लेकिन मेंस में मैं कभी तैयारी करके गया ही नहीं, क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। अगर मैं उसकी तैयारी में जाता तो इसमें रिटर्न में रह जाता और फिर दोबारा इंटरव्यू में रह जाता अगर रिटर्न क्लियर कर लेता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट जिसकी तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी में लगा रहे। निश्चित रूप से टाइम लगेगा लेकिन वैकेंसी पूरी होगी और आपको सफलता मिलेगी। और जो रोजगार में होते हैं उनके तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जो कैंडिडेट बेरोजगार होते हैं उनके लिए, विशेषकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आपके नेट या जेआरएफ वगैरह क्लियर नहीं है तो वो हर 6 महीने होती है, उसकी तैयारी में लग जाओ, वो आपके लिए इसमें हेल्प कर देगी। या कहीं आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो कल आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, या ये कहीं पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दे दो या उससे रिलेटेड अपना काम कर लो, मतलब ऐसा काम करो जो इसमें आपको हेल्प करता है, तो उससे आपकी थोड़ी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, कुछ आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा और वापस आप रिटर्न करोगे इस तैयारी पे तो डेफिनेटली ये जो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है नेगेटिव, उससे आप बाहर आ सकते हो। जी बिल्कुल सही है कि व्यक्ति को फर्म डिटर्मिनेशन रखना चाहिए और एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। अगर वो उस लक्ष्य को पॉजिटिवली सोचता है कि मैं प्राप्त करूंगा तो अवश्य रूप से वो प्राप्त करता है, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अब हमारे चैट बॉक्स में अगर कोई 5 प्रश्न हैं तो उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे सर? तो आप बताएं शशांक जी, कितने घंटे पढ़ते थे आप? घंटे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आप टाइम कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पेपर को जो राजस्थान का पेपर है उसको कितना टाइम देते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैं तो बेरोजगार था, मेरे पास तो टाइम ही टाइम था। जो जॉब में होते हैं उनके पास टाइम कम होता है तो वो कम टाइम दे पाते हैं, लेकिन टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, टाइम का डिवाइडेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस टॉपिक में आप थोड़े कमजोर हैं उससे ज्यादा टाइम दें। एक और प्रश्न है इसमें चैट बॉक्स में कि सभी प्रश्न एक जैसे लगते हैं। हरदान जी, ये चैट बॉक्स में किसी विद्यार्थी ने डाला है कि सभी प्रश्न एक जैसे लगते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो नहीं होता कि सभी प्रश्न एक जैसे होते हैं, ये आपको शो करता है कि इट मींस आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें क्या। तो आप कोशिश करें कि अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करें तो आपको सभी क्वेश्चंस एक जैसे नहीं लगेंगे, उसमें फर्क लगेगा बिल्कुल। मेरे ख्याल से विद्यार्थी कुछ नर्वस हैं और कोई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम टाइम पे हम रिवीजन कैसे करें सर? बताइए। जी मेरा इसमें ये कहना है कि रिवीजन अगर आपको एग्जाम के टाइम करना है तो सबसे बेस्ट यही है कि अपने शॉर्ट नोट्स बना दे, बिल्कुल डायरी टाइप में बिल्कुल शॉर्ट नोट बना दे और उसको एग्जाम टाइम में जरूर 1-2 बार रिवाइज करें, तभी आपके रिवीजन होगा। नहीं तो बड़ी बड़ी हजार पेज की बुक्स लेके आप बैठ जाओगे तो किसी एक पार्ट को कर लोगे, बाकी सब पीछे रह जाएगा। तो अपने शॉर्ट नोट्स को यूज करें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के लिए। शशांक जी, आपके लिए एक प्रश्न है कि एनवायरमेंटल स्टडीज का स्टडी मटेरियल कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, बेस्ट टू बेस्ट? मैंने बताया बेस्ट टू बेस्ट इंग्लिश मीडियम में चार्ल्स डी कॉलिस्टेड की बुक है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो इग्नू का कंटेंट है, इग्नू को कंटेंट के देखें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। बता दें तो ये हमारा ये सेशन समाप्ति की ओर है और निष्कर्ष के तौर पे मैं कह सकती हूँ कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक एक सिद्धि पर पांव मजबूती से रखना आवश्यक
है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और उसके बाद जो टाइम मैनेजमेंट है वो होना चाहिए प्रॉपर, समय का आवंटन बैलेंस्ड होना चाहिए सभी गतिविधियों में, और जो स्टडी है वो डीप स्टडी होनी चाहिए, यानी कि कई किताबों को मिलाकर हम अपने कंसेप्ट्स, रेफरेंस बुक्स, अच्छी रेफरेंस बुक्स को हमें रेफर करना चाहिए, जिससे कि हमारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो सकें। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, और जो सिलेबस है उसको भी प्रॉपर अलोकेट करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। तो आई थिंक सो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। एंड स्वामी विवेकानंद जी का मेरे को यहाँ एक कोटेशन याद आ रहा है कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि हमें जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, हमें निरंतर प्रयास रखना चाहिए, किया जाना चाहिए। एंड सबसे पहली बात है कि स्वयं में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक कोटेशन भी है कि लूजिंग फेथ इन योरसेल्फ मींस टॉसिंग फेथ इन गॉड। तो आपको अपने भगवान पर और स्वयं पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, हम मेरी तरफ से और सभी अभ्यर्थियों की तरफ से। ओवर टू मीनाक्षी मैम। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। इस सारगर्भित सेशन के बाद तो ये लग रहा है कि बच्चों को मेरे ख्याल से शायद सफलता की कुंजी अवश्य मिल गई होगी। $1 million थैंक्स टू ऑल अवर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड टू यू मैम। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स का, खासतौर से संगीता, पृथ्वीराज, बबीता, सुभाष, जो लगातार हमसे जुड़े हुए थे और उनके कमेंट्स हमें बता रहे थे हाउ ईगरली दे आर वेटिंग फॉर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड फॉर दिस ग्रुप डिस्कशन। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक्स टू ऑल अवर यंग स्कॉलर्स जो हमसे टाइम टू टाइम जुड़ते रहते हैं, अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने क्वेश्चंस आप पॉप अप करते रहते हैं हमारे सामने, ताकि हम उसको आप लोगों के लिए डिस्कस करें और आप लोगों के लिए सफलता का रास्ता कुछ और आसान कर सकें। Definitely not being from economics, but still I enjoyed the session so much. तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं वो तो ग्लूड होंगे इस हमारे कार्यक्रम से। तो आप सभी ज्ञान सुधा कार्यक्रम से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और जो साथी हैं उन लोगों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज मल्टीप्लाइंग द सक्सेस लाइक दैट। और आज का जो सेशन था उसमें डेफिनेटली कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों ने विद्यार्थियों के साथ शेयर करी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ टेबल, और जब हम आंसर्स लिखते हैं द स्किल ऑफ राइटिंग द आंसर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो आप सब लोगों ने अपने ग्रुप डिस्कशन में हाईलाइट किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी कैन से दैट S stands for success and A stands for attitude। तो डेफिनेटली सफलता के लिए जरूरी है कि आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट से इस एग्जाम को देते हैं, एंड नॉट दिस एग्जाम, एनी एग्जाम इट मे बी, सो यू शुड नो हाउ टू डील विद द मेंटल प्रेशर। एंड द की नोट इज करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान। सो कीप ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू यू ऑल, कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से, ज्ञान सुधा की पूरी टीम की तरफ से, हमारी टेक्निकल टीम की तरफ से मैं आप सभी का आभार करती हूँ। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप हम लोगों के कार्यक्रम से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और इसी भाव को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम लोग अपने सेकंड सेशन में। और उस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बबीता मैडम को। सो ओवर टू यू बबीता मैम। Till then, have a good day. The session will be continued. Over to you, Babita ma'am. The floor is yours. जी मैम, धन्यवाद मैम। नमस्कार साथियों, ज्ञान से सेवा की ओर इस परम वाक्य के साथ आगे बढ़ रहे कॉलेज शिक्षा विभाग के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। ज्ञान सुधा का यह मंच अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसका विशेष उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को सहयोग करना, प्रतियोगी क्षमता का विकास, मार्गदर्शन, मोटिवेशन इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने
ज्ञान सुधा मंच का निर्माण किया है। तो एक बार पुनः मैं इस मंच से आप सभी का स्वागत करती हूं। और अगर हम देखें ज्ञान सुधा पर प्रतियोगी क्षमता के विकास के लिए, मार्गदर्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए न केवल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं बल्कि ऑनलाइन लाइव सत्र के माध्यम से प्रत्येक बुधवार व शनिवार को यहाँ पर जो सजीव सत्र है वह भी आयोजित किए जाते हैं। आज 25 अगस्त 2021 को इसकी 21वीं कड़ी में 42वें सत्र में हम हाजिर हैं सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा हेतु विशेष रूप से प्रारंभ की गई श्रृंखला विषय विशेष ज्ञान लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय पर। हिंदी विषय के इस दूसरे सत्र में, आज के इस दूसरे सत्र में समूह चर्चा में हमारा विषय रहेगा, जिस पर केंद्रित है हमारी चर्चा, हिंदी साहित्य को कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर हिंदी लिटरेचर। आज के हमारी समूह चर्चा में आमंत्रित विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर विमलेश शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग। आप तीनों ही कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विषय विशेषज्ञ व सत्र संयोजक दोनों की भूमिका का निर्वहन करने के लिए, संवाद सेतु का काम करने के लिए डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सत्र संयोजक के रूप में डॉक्टर बबीता काजल, इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए समस्त दर्शकों का, श्रोताओं का, विद्यार्थियों का, प्रतियोगी अभ्यर्थियों का और सभी हमारे सम्माननीय जो विशेषज्ञ हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और मैं अब बागडोर सौंपती हूं सत्र संयोजक डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी जी को। हार्दिक आभार मैडम। सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, ज्ञान सुधा कार्यक्रम की श्रृंखला में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की इस श्रृंखला में सहायक आचार्य की जो परीक्षा लगेगी उसमें हिंदी विषय के ऊपर संपूर्ण पाठ्यक्रम के ऊपर हम आज विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे इस विमर्श में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए और संपूर्ण विषय वस्तु में आने वाली कठिनाइयों पर अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को आपसे बांटने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मनोज पंड्या सर, डॉक्टर विमलेश शर्मा मैडम, डॉक्टर सत्यवीर सिंह। सभी विद्यार्थियों को हिंदी विषय में आने वाली कठिनाइयां किस प्रकार से आती हैं, संपूर्ण सिलेबस में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस किस क्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं, काव्य शास्त्र में, चाहे वह पाश्चात्य हो चाहे भारतीय हो, और भाषा विज्ञान के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही पाठ्यक्रम में जोड़े गए जो विशेष रचनाएं हैं उनमें किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, उन सब के ऊपर जो विमर्श किया जाएगा वह आज के सत्र की मुख्य भूमिका में हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आज की विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर विमलेश जी शर्मा मैडम को कि वे इस सत्र में आपसे मुखातिब होकर हिंदी साहित्य के इतिहास में आने वाली जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनसे आपसे रूबरू होंगी। और उसमें भी आधुनिक काल में, क्योंकि आधुनिक काल बहुत ही विस्तृत है, सामान्य तौर पे देखा जाए तो आदि काल, भक्ति काल और रीति काल का जितना परीक्षा में योगदान है उतना ही अकेले आधुनिक काल का है। तो आधुनिक काल पर किस प्रकार की समस्याओं से विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है, उसकी किस प्रकार से हम अध्ययन की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं विमलेश मैडम से, कृपया विद्यार्थियों से अपने अनुभव शेयर करें। बहुत बहुत आभार
कैलाश जी, बहुत बहुत आभार बबीता जी। सबसे पहले आयुक्तालय की पूरी टीम को और आयुक्त महोदय संदेश नायक जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ज्ञान सुधा जैसा एक महत्वपूर्ण उपक्रम उन्होंने छात्र हित और प्रतिभागियों के हित में यहाँ पर प्रारंभ किया है। हम बात हिंदी विषय की कर रहे हैं और हिंदी विषय में भी आधुनिक काल पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि जब हम पाठ्यक्रम में देखते हैं, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सहायक आचार्य परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है, तो उसमें यदि हम देखें तो आधुनिक काल का एक बड़ा भाग दोनों ही प्रश्न पत्रों में समावेशित है, जहां पर आधुनिक काल की न केवल विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, वरन जो पाठ्यकृतियां समावेशित हैं, चाहे कामायनी हो या कोई कवि विशेष वहां पर ले लें, लीलाधर जगुड़ी और आलोक धनवा तक ये आधुनिक काल पहुंचता है। तो इसकी अगर हम रणनीति की बात करें, क्योंकि बहुत व्यापक है और आधुनिक काल के भी फिर विभिन्न उप विभाग वहां पर हैं, तो वाकई बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करना पड़ता है और ये चंद दिनों में तो संभव नहीं। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई इसके लिए कोई छोटा सूत्र वाक्य नहीं है, कोई जिसे हम कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सतत अभ्यास, सतत परिश्रम और लगन के माध्यम से जो तथ्य हैं वो याद करने पड़ेंगे। मैं साहित्यिक दृष्टिकोण से बात न करके अकादमिक दृष्टिकोण से बात ज्यादा करना चाहूंगी, क्योंकि बात प्रतिभागियों को लेकर है। तो जो भी तथ्य हैं, जैसे कि हम आधुनिक काल का प्रारंभ यदि मोटे तौर पे देखें तो भारतेंदु युग से मानते हैं। तो भारतेंदु युग के कवि कौन से हैं, क्या भारतेंदु मंडल है, कौन सी पत्र पत्रिकाएं वहां निकलती है, क्या उनका क्रम है, क्या उनका प्रकाशन वर्ष है और क्या उनका योगदान है, ये सभी हमें कालखंड विशेष में वहां पर अध्ययन करना होगा। और आधुनिक युग क्यों आधुनिक है, कौन सी प्रवृत्तियों को समावेश करता है कि वो आधुनिक है, तो किस प्रकार वो भारतेंदु युग से होता हुआ फिर किस प्रकार द्विवेदी युग में वहां पर किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से क्या बदलाव आते हैं गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में, हमें वो समूचा अध्ययन न केवल बारीकी से, सूक्ष्मता से वहां पर करना होगा। ये कहकर मैं कुछ भयभीत करने की चेष्टा नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि महत्वपूर्ण पुस्तकों का चयन करके, सतत अध्ययन और परिश्रम करके, और जो कंटेंट है, आप जो कंटेंट और पुस्तकों का चयन यदि अच्छा कर लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत चुके होते हैं। तो उन पुस्तकों को चयन करने में और फिर अपने लगन के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से यदि आप उन विषयों का पाठ्यक्रमानुसार तैयारी करते हैं, आप समूह चर्चा करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्न पत्र हैं, वो साझा करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी लड़ाई अपने आप ही जीत लेते हैं। और आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक काल के जो कवि हैं, आधुनिक काल के जो हस्ताक्षर हैं, उनका क्या प्रदेय है, वो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैडम। आपने बताया कि भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग में एक काव्य के साथ साथ जो गद्य विधा का आविर्भाव हुआ उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा, और सतत अध्ययन के द्वारा ही हम आधुनिक काल को निश्चित रूप से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरी एक जो मुख्य समस्या आती है वो हमारे पाठ्यक्रम में आधुनिक काल की और कुछ उससे पहले के काल की भी जो कृतियां हैं उनको लिया गया है। तो विविध कृतियों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। पढ़ने के पश्चात विद्यार्थियों को समस्या ये आती है कि इनमें हम किस बात का ध्यान रखें, तो इसके ऊपर भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। जी, जैसे कि कुछ गद्य कृतियां और कुछ काव्य कृतियां, जो कविता की कृतियां हैं, वो दोनों ही खंड काव्य, महाकाव्य, यहाँ पर हर विधा की रचना पाठ्यक्रम में हम देख सकते हैं कि समावेशित है। ज्ञान सुधा पर भी हम लगातार इन कृतियों का व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी भी कृति को पढ़ते हुए मैं एक बहुत जो लोकप्रिय उदाहरण है, मैं कामायनी की ही बात करती हूँ, जो कि जयशंकर प्रसाद की कृति है, छायावाद की। तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें केवल उसके व्याख्यात्मक पक्ष पर बात नहीं करनी है। अगर व्याख्यात्मक पक्ष पर भी देख रहे हैं तो उसका कलात्मक सौष्ठव देखना है, उसका भावात्मक सौंदर्य दोनों देखना है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कामायनी में कौन सी दार्शनिक पीठिका काम कर रही है, कौन कौन से दर्शन वहाँ समावेशित होते हैं, चाहे वो शैववाद से लेकर शैववाद का प्रतिभिज्ञा दर्शन से लेकर जो आनंदवाद की अवधारणा है, या जो गांधी दर्शन वहां पर आ जाता है। तो समूचे
उन दर्शनों को किस प्रकार कृति समावेशित करती है। साथ ही कामायनी के प्रकाशन वर्ष को लेकर भी शंकाएं होती हैं, तो वहां मूल कृति पर जाएं और उस शंका का समाधान करें। कामायनी के कितने सर्ग हैं, सर्गों का सिलसिलेवार अध्ययन करें। वहां कुछ ट्रिक्स अपनाई जा सकती है उन सर्गों को याद रखने के क्रम में। मुझे याद आता है कि जब हमने जो परीक्षा दी थी, सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा, वहां एक प्रश्न आया था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में। ये जो काफी लोकप्रिय पंक्तियां हैं, ये किस सर्ग से उद्धृत है? तो चूंकि एक जो जब हम सतही अध्ययन करेंगे, तो चूंकि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो जो अध्येता है या कि जो प्रतिभागी है, वो वहीं अटक जाता है कि निसंदेह श्रद्धा सर्ग की पंक्तियां होगी। लेकिन जो गहन अध्ययन कर रहा है वो इसे निकाल लेगा कि नहीं, श्रद्धा की नहीं, लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। तो वहां पर भ्रमित करने वाले, क्योंकि सरल प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न तो नहीं ही पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण परीक्षा है, तो वहां पर आपको गहन अध्ययन करना है। और जैसा कि अगर प्रेमचंद की कृति गोदान की ही बात करें, वहां उनके पुत्र गोबर की आयु पूछ ली गई थी। तो ये सारे प्रश्न आप तभी बता सकते हैं जब आपने उस कृति का गहन अध्ययन किया है। तो ये ना किसी गाइड में उपलब्ध हो सकता है, ना कोई कोचिंग संस्थान आपको ये उपलब्ध करवा सकता है। जो महत्वपूर्ण मूल कृति है, उसका पाठ और गहन अध्ययन ही आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको समर्थ कर सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। आपने ये बताया कि मूल कृति को विस्तार के साथ और गहन अध्ययन के साथ बिल्कुल पढ़ा जाए, तभी हम उसकी जो मूल तथ्यात्मक जानकारी है उसको एकत्र कर पाते हैं, उसकी मूल संवेदना को समझ पाते हैं, और उसमें जो विभिन्न प्रकार के कोटेशंस आते हैं उनको कोट कर पाते हैं, पात्रों से परिचय हो पाता है, चाहे वह गद्य की रचना हो चाहे पद्य की। तो मूल जो मंत्र है वो ये है कि मूल कृति को संपूर्ण मनोयोग के साथ और मूल पाठ से ही उसकी अध्ययन की तैयारी की जाए। दूसरी जो समस्या आती है, बहुत ही जो विद्यार्थी, वर्तमान के विद्यार्थी हैं, वो पत्र पत्रिकाएं स्वयं खरीद नहीं पाते, उनके सामने संकट रहता है, आर्थिक रूप से भी रहता है। तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं की जानकारी और समसामयिक जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, उनकी जानकारी विद्यार्थी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे हिंदी का जो करंट अफेयर्स है उससे रूबरू हो सके? जी बिल्कुल, साहित्य और पत्रकारिता का एक बहुत मणिकांचन संयोग साहित्य में देखें तो वो रहा है। और भारतेंदु युग से ही पत्र पत्रिकाओं और लघु पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य समृद्ध होता रहा है। कोई जो भी साहित्यकार रहे हैं वो किसी न किसी पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो वहाँ जब हम बात उदंत मार्तंड से करके हम आधुनिक नया ज्ञानोदय तक की बात लेकर आते हैं या अन्य पत्रिकाओं की बात लेकर आते हैं, तो वहाँ न केवल पत्र पत्रिकाओं के संपादन का ध्यान रखना है, बात ये आती है कि कैसे जुड़े, वर्तमान विद्यार्थी कैसे पत्र पत्रिकाओं से जुड़े। तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का फायदा लिया जा सकता है। फेसबुक पर कितने ही पेजेस हैं पत्र पत्रिकाओं के संबंध में। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो ये समाचार उपलब्ध करवाती है। बनास जन को आप ले सकते हैं, समालोचन जो वेब मैगजीन है उसको ले सकते हैं। मधुमती के अनेक अंक ऑनलाइन मौजूद हैं, पहल के अंक मौजूद हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के अंक जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं जो अकादमी पुरस्कार मिलते हैं, उनके मार्फत आप, साहित्य अकादमी की बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, आप समकालीन साहित्यिक समाचार पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह, आपको उसके लिए पुस्तकालय की शरण जो प्रतिभागी हैं उन्हें निसंदेह लेना पड़ेगा, और वो वर्तमान पत्र पत्रिकाओं से अवगत हो सकते हैं, साहित्यिक समाचारों से अवगत हो सकते हैं, साहित्यिक पुरस्कारों से, अकादमी पुरस्कारों से, ज्ञानपीठ पुरस्कारों से, नवलेखन पुरस्कारों से वो तभी रूबरू हो सकते हैं, तभी उनकी जानकारी ले सकते हैं जब वो रेगुलर एक तो पुस्तकालय जाना शुरू करें और ये जो सोशल मीडिया के जो मंच हैं उनका सकारात्मक उपयोग करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक बात है कि विद्यार्थियों के पास आजकल मल्टीमीडिया संसाधन जरूर होता है, तो वे हमारे जो हिंदी की जितनी सारी इस तरह की सामग्री जहां उपलब्ध है, पत्र पत्रिकाएं आजकल ऑनलाइन है, और कविता कोश है, गद्य कोश है, मुहावरा कोश है, कोक्ति कोश है, और देखा जाए तो हमारे सामने जो पत्रिकाएं, चाहे वह हंस हो, ज्ञानोदय हो, जो आजकल नया ज्ञानोदय बन गया, बहुवचन, पल प्रतिपल, जो साहित्य से जुड़ी हुई जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी सबकी वेबसाइट्स हैं, उनसे विद्यार्थी मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने
विभिन्न प्रकार के साहित्य के पक्ष के ऊपर अपने विचार रखे। अब मैं अगले जो पाठ्यक्रम के जो भाग हैं उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज कुमार पांड्या सर को। आप हिंदी साहित्य के इस प्रश्न पत्र में साहित्य शास्त्र को लेकर के विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं हैं उस पर विचार विमर्श हमारे सामने रखेंगे। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है, जिसमें साहित्य शास्त्र में भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या फिर पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जिनकी जो पाठ्य सामग्री है या जो संदर्भ ग्रंथ हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं, या हमारे जो पाश्चात्य विद्वान हैं या भारतीय विद्वान हैं उनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट होती है। तो इसके लिए मैं अब बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं मनोज पांड्या सर को कि वे विद्यार्थियों को साहित्य शास्त्र से जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उनके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कैलाश सैनी जी। मैं आभार व्यक्त करूंगा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की नवाचार टीम का, आयुक्त महोदय संदेश नायक सर का और आयुक्तालय की नवाचार टीम के पुरोधा विनोद भारद्वाज सर का। बड़ा अनूठा और अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। राज्य और राज्य के बाहर जितने भी प्रतिभागी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, और इस कड़ी में ज्ञान सुधा की इस कड़ी में आज हम चर्चा और विमर्श कर रहे हैं। कॉलेज शिक्षा में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा जो आगामी माह में आयोजित हो रही है, उसमें हिंदी साहित्य से जो अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र मुख्यतः ये पूरी प्रतियोगी परीक्षा है वह 3 प्रश्न पत्रों में समाहित है। प्रथम प्रश्न पत्र हम जानते हैं सामान्य है, सामान्य अध्ययन है, राजस्थान जीके है, अन्य है। हम बात करते हैं हमारे विषय को लेकर। हमारा विषय मुख्यतः 2 प्रश्न पत्रों में समाहित है, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। और सभी जानते हैं प्रति प्रश्न पत्र 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 3 घंटों के अंदर, और प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 75 अंक का होता है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में बटा हुआ है। और आज जैसा मुझे निर्देश हुआ है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को निर्धारित जो 2 इकाइयां हैं, इकाई 2 और इकाई 3, उस पर मैं आपसे बात करूं। इसको अंक भार को हम देखें तो यह दोनों इकाई इस प्रथम प्रश्न पत्र के कुल 40% भाग को कवर करती है, और पूरे पाठ्यक्रम को देखें तो लगभग 1/5 अर्थात 20% भाग इस साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र को लेकर ही है। विद्यार्थियों, चूंकि सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और साहित्य में विज्ञान का जो पुट है उसी का एक दूसरा नाम है साहित्य शास्त्र, अर्थात इस साहित्य का जो वैज्ञानिक पक्ष है उसकी वैज्ञानिकता है, उसकी संक्षिप्तता है, उसकी तर्क संगतता है और इसकी गणितीय प्रकृति। इसीलिए मैं सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं कि यदि आप अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं और खास तौर से मेरिट में और आगे जाना चाहते हैं आप, तो साहित्य शास्त्र का यह जो भाग है इकाई 2 और इकाई 3, उस पर यदि आप विशेष ध्यान दें तो अन्य प्रतिभागियों से आप बहुत आगे जा सकते हैं। विगत कई वर्षों के जो प्रश्न पत्र रहे हैं, चाहे वह राजस्थान लोक सेवा आयोग से सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो, चाहे अन्य राज्यों के सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं, उसका हम सांख्यिकी अध्ययन करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि साहित्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न, सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें भाषा की कहीं भी दुरूहता नहीं है, कहीं भी अनेकार्थकता नहीं है, अर्थात इसमें पॉइंट टू पॉइंट विषयनिष्ठ के बजाय वस्तुनिष्ठता इसमें बहुत ज्यादा है। इसलिए यदि आप इसको इस उपभाग को यदि आप विज्ञान के ढंग से, गणित के ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसमें अच्छा से अच्छा आप प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं यह दोनों इकाई हैं और प्रत्येक इकाई से 30-30 प्रश्न इसके अंदर आते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 60 प्रश्न आपको करने होते हैं। हम बात करें इकाई 2। इकाई 2 वह भारतीय काव्य शास्त्र को लेकर समर्पित है। इस इकाई में हम देखें कि मुख्यतः इसके अंदर 11 उप इकाई हैं जो सभी लोग आप जानते हैं। इसमें काव्य लक्षण पूछे गए हैं, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन,
भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा है उसमें मुख्यतः हमारे 5 आचार्य ही हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। भरत मुनि, आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट विश्वनाथ आदि। रस निष्पत्ति, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति और अलंकार और छंद, यह आपके उप इकाई इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसको हम कैसे देखें और विगत प्रश्न पत्रों को हम देखें तो क्या-क्या प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसको हम देखें तो इस इकाई में मुख्यतः परिभाषाएं ज्यादा पूछी जाती रही हैं, अर्थात कौन से आचार्य ने काव्य लक्षण हेतु क्या परिभाषा दी है, काव्य हेतु किसे माने हैं, काव्य प्रयोजन में भारतीय आचार्यों के मत क्या हैं, पाश्चात्य विद्वानों के मत क्या हैं। इस प्रकार हम देखें कि मुख्यतः इस इकाई में परिभाषाएं, पुस्तकों के नाम, उन आचार्यों के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं, और खासतौर से देखें इन्होंने जो मत दी हैं उनका वर्गीकरण हम कैसे करें। उस वर्गीकरण में हम देखें कि उसका साम्य हम देखें, उसका वैषम्य देखें। इसको हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी जो प्रश्न है वो इसी ट्रैक पर चलते आए हैं। और खास तौर से मैं आपसे एक और शॉर्टकट इसमें बताना चाहूंगा कि अलंकार और छंद संबंधी जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसमें कोई न कोई आपको उदाहरण दिया गया और उदाहरण से आपको पहचान करनी है कौन सा अलंकार है और कौन सा छंद है। इसमें भी हम सूत्र रूप में बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्कूल शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में जो हिंदी साहित्य की जो पुस्तकें हैं, खासतौर से राजस्थान शिक्षा बोर्ड की और सीबीएसई की, उन पुस्तकों में जो छंद और अलंकारों के जो उदाहरण दिए हैं, अमूमन उससे मिलते जुलते ही प्रश्न इसमें पूछे जाते रहे हैं। इस प्रकार हम बात करें अगली इकाई जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर है, उस पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी मुख्यतः हम देखते हैं मुख्यतः 13 उप इकाई इसके अंदर आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। और उसमें भी 3 प्रकार के ट्रैक्स हैं। एक प्रकार की परंपरा में जो विचारक है पाश्चात्य विचारक, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, कोलरिज, इलियट, ये जो विचारक हैं विगत प्रश्न पत्रों को देखें, इनके सिद्धांत के बारे में ही ज्यादा चर्चा की गई है। और जो तीसरे और प्रकार के जो इसके अंदर प्रश्न बनते हैं, इसमें हमें देखना है कि यदि ये विचारक कहीं न कहीं भारतीय परंपराओं से कहीं न कहीं उनके साम्य है। जैसे हम देखते हैं क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है, भारतीय वक्रोक्ति से साम्य और वैषम्य हम देखते हैं। प्लेटो और अरस्तु को हम देखें तो उसके जो अनुकरण और विरेचन सिद्धांत हैं, कहीं कहीं भारतीय मतों से इसका साम्य और वैषम्य। इसी प्रकार एक और उप इकाई में मार्क्सवादी चिंतन और शैली वैज्ञानिक परंपराओं का भी इसमें समावेश किया गया है। इस प्रकार के जो चिंतन में खासतौर से इसकी परंपराओं का हमें ध्यान रखना है। इसमें जो विचारक हैं उस विचारकों की मूल विचारणा हमें देखनी है। और आधुनिक समीक्षक जो आज हम 2021 में बात कर रहे हैं, मार्क्सवादी चिंतन और शैली वैज्ञानिक के आज भी यदि आधुनिक समीक्षक कुछ हैं तो उनकी पुस्तकों का हमें जरूर नाम हमें याद होना चाहिए। एक और इसके अंदर इकाई जोड़ी गई है, वह है वर्तमान जो काव्य शास्त्रीय परंपराएं हैं, संरचनावाद, विखंडन और उत्तर आधुनिकता। इन 3 उप इकाइयों के बारे में देखें तो इसके बारे में पश्चिमी विचारकों की क्या क्या पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के नाम और उनकी विचारधाराएं क्या हैं, और इसके बारे में युगीन साहित्य, खासतौर से आज का जो नया साहित्य लिखा जा रहा है उसमें इन विचारधाराओं के हमें कहाँ दर्शन होते हैं, इसका हमें अध्ययन हमें देखना और करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को हमें किस प्रकार से हमें देखना है। अब मुख्यतः जो विद्यार्थी लोग बड़े उहापोह में होते हैं कि इसका अध्ययन हम कहाँ से करें, तो इसके बारे में मैं जो समस्या आती है जी सर, कि विद्यार्थियों का अमूमन यही सवाल रहता है कि सर इन भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की मानक सामग्री हमें कहाँ से अर्जित हो, कौन सी पुस्तकों से इसका अध्ययन किया जाए जिससे उनके अध्ययन को प्रामाणिकता मिले। उसके बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय काव्य शास्त्र का यदि अध्ययन करना है तो एक बहुत पुरानी पुस्तक है, सिद्धांत और अध्ययन, बाबू गुलाब राय की पुस्तक है। मेरे पास तो बहुत पुरानी पुस्तक 1960 की, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र का पूरा सिलेबस आपका इससे कवर हो सकता है। एक और पुस्तक आती है भगीरथ मिश्र, काशी विश्वविद्यालय का प्रकाशन है, वहां की पुस्तक है भारतीय काव्य शास्त्र पर भगीरथ मिश्र की। इस प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र को देखें तो देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। उसी प्रकार आधुनिक संकल्पनाओं को देखें, आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द,
बच्चन सिंह की पुस्तक है। उसी प्रकार आधुनिक हिंदी आलोचना को देखना हो तो विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है हिंदी आलोचना। इसका आप मानक और प्रामाणिक अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों को देखना हो तो बच्चन सिंह की पुस्तक है आलोचक और आलोचना। इसमें दोनों भारतीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन आप कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं बहुत कम समय है, विद्यार्थी बहुत कम समय में यदि देखना चाहे, अच्छी पुस्तक है हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। ये 2009 में आई थी। यह पुस्तक है अमरनाथ की, बहुत अच्छी यह कोर्स संबंध में, और इसमें पूरे जो हमारा पाठ्यक्रम है पूरा इसके अंदर समाविष्ट है, बिल्कुल टिप्पणी स्वरूप में। उसी प्रकार आप देखें साहित्यिक परिभाषिक शब्दकोश, यह भी बहुत सुंदर पुस्तक है। सारा आपका जो पारिभाषिक जो शब्दावली है भारतीय काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उसका आप अध्ययन इससे कर सकते हैं। और भी मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि फिर भी यदि समय कम है तो मैं सबको एक राय देना चाहता हूं। महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का ईपीजी पाठशाला एक बहुत बड़ी परियोजना है। ईपीजी पाठशाला में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं को लेकर एक एक इकाई पर 6 से 7 पेज के अंदर पूरा एक संक्षिप्त और बड़ा सारगर्भित इसके अंदर आपको सामग्री मिल जाएगी। और इसके अलावा भी यदि आप देखना चाहें तो हिंदी साहित्य कोश जो ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी का प्रकाशन है, उसमें भी उसका जो भाग 1 है जो पारिभाषिक शब्दावली को लेकर है, इसमें भी यदि बहुत कम समय है तो आपके जितने भी इकाई 2 और इकाई 3 के अंदर जितने भी उप इकाई हैं उसके बारे में संक्षेप में एक एक प्रश्न के अंदर पूरी सामग्री आपको मिल जाएगी। कुल मिलाकर आपके 2 या 3 जो मैंने बताए थे आपको, यदि समय बहुत कम है, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली अमरनाथ की, और हिंदी साहित्य कोश भाग 1 ज्ञान मंडल, और ईपीजी पाठशाला में आपका पूरी सामग्री बहुत संक्षेप में आपके सामने उपस्थित हो सकती है। जी सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपने विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी जो कठिनाई थी उसको दूर कर दिया। वो पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ईपीजी पाठशाला निश्चित रूप से इस मल्टीमीडिया के जमाने में उनकी मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। छोटा सा प्रश्न है सर कि जो काव्य शास्त्र है उसमें कोटेशंस को विद्यार्थी किस प्रकार से याद करें? जो कोटेशंस हैं जो सूत्रात्मक हैं उसमें खास तौर से भारतीय काव्यशास्त्र की जो परंपरा है वो एक अलग ट्रैक से चल रही है, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो विद्वान हैं उसमें भी हमें सिर्फ वही देखना है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जैसे भारतीय काव्यशास्त्र के अंदर सिर्फ काव्य हेतु काव्य लक्षण, इसके संबंध में जो प्रमुख आचार्य जो हैं, खासतौर से हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो आचार्य परंपरा जो दे रखी है उन्हीं की हम याद करें, बनती कोशिश। यूं तो बहुत लंबी परंपरा है, चाहे काव्य हेतु को देखें चाहे काव्य प्रयोजन को देखें, हमारे आचार्य परंपरा में बहुत सारे आचार्य रहे हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे आचार्य परंपरा में भी जो प्रमुख मान्य जो रहे उन्हीं आचार्यों को सिर्फ उसकी संक्षिप्त जो सूत्रात्मक हैं उसके आगे के 2 शब्द और पीछे के 2 शब्द, जैसे वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो वाक्यम और रसात्मक दो ही उपबिंदु आप याद रखें। जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, तो जो मुख्य जो मान्य है बहुत लंबे समय से इसके बारे में विद्वान इसकी परिगणना करते हैं, उसी को हम याद करें। जी बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। कि परिभाषाओं को रखने का एक सूत्र है कि आप प्रथम शब्द को और अंतिम शब्द को याद कर लीजिए, फिर उससे जोड़ करके आप अपनी परिभाषा को याद कर सकते हैं। आपने बहुत ही सारगर्भित जानकारी काव्य शास्त्र और भारतीय और पाश्चात्य के संदर्भ में विद्यार्थियों को दी। आभार। अब मैं हमारे आज के जो तीसरे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह जी, आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि पाठ्यक्रम में जो भाषा और व्याकरण का जो भाग है उसमें विद्यार्थियों को बहुत छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मुखातिब हैं डॉक्टर सत्यवीर जी सर जी। धन्यवाद कैलाश जी। परम सम्माननीय आयुक्त महोदय, नवाचार प्रकोष्ठ की संपूर्ण टीम और इस ज्ञान सुधा चैनल के इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशेषज्ञ,
और बहुत सुंदर संचालन कर रहे भाई कैलाश जी, आपका स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया। इस ज्ञान सुधा चैनल से जुड़े उपस्थित तमाम श्रोता जो सहायक आचार्य हिंदी को लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के दरमियान जो समस्याएं, कठिनाइयां उनके सामने आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ने यह बहुत सुंदर परियोजना आरंभ की है। साधुवाद के पात्र हैं हमारे टीम के सभी सदस्य। कैलाश जी, मुझे आपने भाषा और व्याकरण विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम भाषा को हिंदी रूपी महल का द्वार माने तो लिपि उस दरवाजे की नक्काशी है। भाषा तथा लिपि के आधार पर आधारित जो मूलभूत प्रश्न हैं उनको हल तभी कर सकते हैं जब हमारी उस संबंध में बुनियादी समझ विकसित हो। हमें उस समझ में भ्रमित नहीं होना चाहिए। भाषा के विविध रूपों की संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही लिपि की अवधारणा और लिपि की विकास यात्रा और उसके विविध चरणों से रूबरू होना चाहिए। साथ ही उसकी जो सूक्ष्म बातें हैं उनको भी हमें जानना चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं हम प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से ही जान सकते हैं। और भाषा के साथ में दूसरा इसमें शामिल है व्याकरण। व्याकरण किसी भी विषय का एक विधान है, यानी विशेषकर हिंदी का ये विधान है, और इस विधान के बिना हम भाषा को नहीं समझ सकते। इसलिए उस विधान के अंतर्गत जो नियम हैं, जो बातें हैं, उनकी बुनियादी समझ हमें बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। जी सर, विशेष रूप से विद्यार्थियों को जो समस्या आती है भाषा और लिपि के प्रश्नों को हल करते समय, वे बड़ी दुविधा में होते हैं, असमंजस में आते हैं कि 4 ऑप्शन में से वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा उत्तर सही होगा। इसके लिए उनको कोई विशेष रणनीति का संदेश सर? कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न की संरचना पर हमें ध्यान देना चाहिए कि परीक्षक ने प्रश्न किस तरह का बनाया है। कई बार हम बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में धैर्य नहीं रखते हैं और तुरंत जैसे ही प्रश्न को पढ़ा और उत्तर के ऊपर चले जाते हैं। नहीं, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये सहायक आचार्य हिंदी कॉलेज स्तर की है, तो इसमें जो प्रश्न होंगे वो भी बहुत सामान्य स्तर के नहीं हो सकते हैं। तो प्रश्न को दोबारा पढ़ना चाहिए, उसकी संरचना और उसकी बुनियाद पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जैसे राजभाषा के संबंध में कोई बात हुई और उसमें सवाल ये आया, सामान्यतः ये पूछा जाता है कि अष्टम अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। सामान्यतः ये, परंतु ये नहीं पूछकर ये पूछ लिया जाए कि संविधान निर्माण के समय, जब संविधान बना उस समय इस अष्टम अनुसूची में शामिल राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो वहां उसमें बुनियाद जो है बिल्कुल एकदम बदल जाती है। तो वहां पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां 14 संख्या है। ऐसे ही प्रश्न के भावार्थ को भी हमें समझना चाहिए कि परीक्षक है वो क्या पूछना चाहता है, उसके अर्थ में हमें डूबना चाहिए और तत्पश्चात ही धैर्यपूर्वक उत्तर देना चाहिए। मैंने आपको कहा कि खुद पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन अति विश्वास भी नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और कॉन्फिडेंस न हो। इसके साथ ही हम प्रश्न को पढ़ते ही 4 विकल्पों को भी पढ़ें। ऐसा नहीं है प्रश्न पढ़ा और तुरंत हमने एक विकल्प देखा और सोचा कि भाई हमें तो मिल गया और हम उसको हल कर देते हैं। नहीं, बाहर परीक्षा कक्ष से बाहर जब आते हैं, साथियों से मिलते हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है
कि हम वहां पर हड़बड़ाहट में वो गलत कर जाते हैं। जी, इसी तरह से परीक्षार्थियों को निश्चित रूप से प्रश्न को भी उतने ही गौर से देखना चाहिए और उससे ज्यादा अधिक गौर से उसके जो विकल्प दिए गए हैं उन पर ध्यान देना आवश्यक है। अब जो दूसरी समस्या विद्यार्थियों में देखी गई है प्रायः कि व्याकरण में किस प्रकार के प्रश्नों को अधिक तवज्जो दी जाती है, चाहे वह वर्णमाला से संबंधित हो, शब्द निर्माण से हो, संधि समास से हो। तो विद्यार्थियों की जिज्ञासा है कि हम कौन से भाग को अधिक महत्व दें जिसका परीक्षा में ज्यादा योगदान रहता है। देखिए, वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न है वो जरूर किसी भी परीक्षा में आते हैं, किसी भी स्तर की परीक्षा हो, और ये कॉलेज स्तर की परीक्षा है तो इसमें वर्णमाला से संबंधित 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्णमाला का जो क्रम है वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही फिर हम घोष, अघोष और ये तमाम जो है अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब हल कर पाएंगे। इसलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि वर्णमाला का निश्चित क्रम याद होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मानक वर्णमाला, इसमें एक शब्द लिखा है, हमारा जो पाठ्यक्रम है कि मानक हिंदी वर्णमाला, तो कई ऐसे वर्ण भी हैं हमारे सामने जो प्रचलित हैं परंतु उनको हम वर्णमाला में मानकता हमने नहीं दी है। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वह वर्ण मानक है या नहीं। मैं उसको अशुद्ध या उस श्रेणी में नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मानकता की जब हम बात करते हैं तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब इसके विन्यास पर, जो शब्द विन्यास है उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कैसे? जब प्रश्न बनता है तो कई बार संयुक्त स्वर हैं या जिसको हम मिश्र स्वर कहते हैं, उनमें यह शब्द न पूछ लेते हैं कि संध्यक्षर स्वर कौन सा है। तो बात वही है, भावार्थ वही है, परंतु वहां पर वो सीधा सीधा शब्द न पूछकर उसकी संरचना में दूसरा शब्द उसके विकल्प के रूप में पूछ लेते हैं। भावार्थ वही है, हमें भ्रमित नहीं होना है, उत्तर वही देना है जो हम देने जा रहे थे। तो प्रश्न जो है वो सीधा नहीं पूछा जाता, कई बार कथन और कारक के रूप में पूछ लिया जाता है, कई बार हाँ और ना के रूप में पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा विकल्प सही है या 4 में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यह भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से जो प्रश्न की बुनावट है वो 3-4 तरह से हो सकती है। जी। मुख्य रूप से प्रश्न की बनावट, उसकी गहराई और पूछने का जो आधार है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। सबसे जो मुख्य बात ये आती है कि व्याकरण को याद कैसे रखें। विद्यार्थियों की यही परेशानी है कि व्याकरण हम पहली क्लास से सीखते हैं वर्णमाला, फिर हम 6ठी क्लास में सीखते हैं और फिर हम कॉलेज में भी सीखते हैं, फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम व्याकरण को पुनः पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण को याद रखने का कोई विशेष ऐसा कोई तरीका बताएं सर। कैलाश जी, व्याकरण के मोटे मोटे शब्द और वाक्य संरचना के आधार पर कुछ भेद हैं, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। शब्द संरचना के आधार पर हम शब्द रचना में संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि उसकी बुनियाद वर्णमाला है, वर्णमाला का निश्चित क्रम, एक बात। दूसरी बात कि हम उस चीज को रटे नहीं। जैसे संधि है, लाखों शब्दों में हम लाखों शब्दों को हम विच्छेद भी कर सकते हैं और उनको हम संधि रूप में भी लेकर आते हैं। तो हम रटने की प्रक्रिया पर न जाएं बल्कि समझने की प्रक्रिया पर जाएं। अब संधि के कुछ निश्चित नियम हैं, वो स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है, उसके जो नियम है उन नियमों को हम एक बार उनसे गुजर जाएं और गुजरने के बाद उनके 1-1 या 2-2 उदाहरण हमारे जहन में होने चाहिए, हमारे दिमाग में होने चाहिए। और उसके बाद में हम हजारों शब्दों का विच्छेद कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, समास कर सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जो है उनको हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है कि उसकी बुनियाद को, यानी जिसको हम आंग्ल भाषा में कहें कि कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हम रटने की प्रक्रिया पर नहीं जाएं। सामान्यतः हम संज्ञा शब्दों को रखते हैं, संज्ञा के जो विविध जो भेद प्रभेद हैं उनको हम रखते हैं, और वो रटे हुए जब नहीं आते हैं, दूसरे आ जाते हैं शब्द,
तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं और हम एक तरह से डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो बुनियाद है, समझ है, वो विकसित होनी चाहिए। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपने विद्यार्थियों को व्याकरण से संबंधित जो भ्रांतियां थी, उनके मन में जो संशय थे, उनको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दूर किया। अब मैं हमारे अंत में जो तीनों विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इस कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा है, इसके लिए विद्यार्थियों को आप कोई विशेष रणनीति बनाने का जो संदेश है, वो किस रूप में देंगे। तो सबसे पहले मैं विमलेश मैडम से आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी आरपीएससी में आपकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट रैंक थी, आपने किस प्रकार की रणनीति बनाई, किस प्रकार से आपने अध्ययन किया, विद्यार्थियों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से रणनीति के लिए क्या रहेगा। जी, अब जो आपके पास समय रहा है, जो प्रतिभागियों के पास समय रहा है, लगभग 40 से 45 दिन का जो समय है, उसमें एक तो जो दोहराव किया जाए और दूसरा जो तथ्य है उन पर गौर किया जाए। कौन से अकादमी पुरस्कार हैं उनका ध्यान दिया जाए। इन सभी चीजों पर आप ध्यान दें। और साथ ही जो महत्वपूर्ण है कि नेट की जो बीते वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं या जो लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न पत्र हैं, उनको आप जितना अधिक उनसे गो थ्रू होने की कोशिश करें, उनसे रूबरू होने की कोशिश करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, तो जितने अधिक जो प्रश्न जिज्ञासाएं मन में आएंगी वो सारी आपकी निकल जाएंगी। और साथ ही ग्रुप डिस्कशन, जो समूह चर्चा, जो आपके मित्र हैं, आप टॉपिक्स आपस में बांट लें और फिर कुछ प्रश्न बनाएं और फिर उन पर चर्चा करें। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र वाक्य हो सकता है। मैं चैट्स देख रही थी तो उसमें एक प्रश्न था विमर्श केंद्रित। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये हर एक कालखंड इतना विस्तृत है कि हम लोग कैसे 10 से 15 मिनट में समेटे, ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। तो जो विमर्श की बात हो रही है, आधुनिक कालखंड में आता है, वहां दलित विमर्श से लेके स्त्री विमर्श से लेके बहुत सारे विमर्श हैं। तो वहां पर विमर्श केंद्रित जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, उनकी जो कृतियां हैं, जो अकादमी पुरस्कार वहां पर मिले हैं, उन सभी को भी आपको ध्यान में रखना है। और इन सब कृतियों का ध्यान में रखते हुए बिंदुवार अगर आप अध्ययन करेंगे तो निसंदेह सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक मैडम, विद्यार्थियों की तरफ से प्रश्न है कि रचनाओं की तिथियों को कैसे याद किया जाए, कि बहुत सारी तिथियां रहती हैं तो संकट रहता है कि याद नहीं रह पाती, इसके लिए कोई रणनीति? रचनाओं की तिथियों को याद करने के लिए वाकई ये दुष्कर कार्य है और इतिहास का विद्यार्थी इसे बहुत अच्छे से कर सकता है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो जो मैंने जैसे सोचा था कि कवियों को या रचनाकारों को कालक्रम में यदि याद रख लिया जाए और उनकी महत्वपूर्ण कृतियों का कुछ क्रम, जैसे प्रसाद की कृतियों को हम देखते हैं, बहुत साधारण रूप से याद कर लेते हैं। तो जब हम कवि या रचनाकार का हमें कालक्रमानुसार ध्यान रहेगा तो उनकी कृतियों को भी याद करने में उतना मुश्किल नहीं होगा। या फिर जैसे कि पंत की रचनाएं हम देखते हैं तो कौन सा, जब उनके आध्यात्मिक सरोकार आते हैं, कौन सी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, तो कालक्रमानुसार यदि हम अध्ययन करेंगे तो उनका वो वर्ष याद करना उतना दुष्कर कार्य नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं आग्रह करता हूं मनोज पंड्या सर से कि आप भी विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष रणनीति की योजना बताएं। जी कैलाश जी, चूंकि विमलेश मैडम बता चुके हैं कि अब आखिरी 40 दिन बचे हैं, मेरा मानना है कि अपनी स्वयं की तैयारी पर ही ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण ऊहापोह का समय होता है, तुलना करने का समय अभी आता है कि ये चैप्टर छूट गया, ये इकाई छूट गई, इसको कैसे करें। तो मेरा मानना है कि आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, आपकी जितनी भी रुचि है, आपकी रुचि अनुसार अभी आप बिल्कुल जिन जिन इकाइयों पर आप अच्छा कर सकते हैं उसी पर कंसंट्रेट करें। और जो इकाइयाँ हो सकता है आपके लिए थोड़ी दुभर हों, उस पर आप कम ध्यान दें। और खासतौर से मेरा मानना है कि चाहे कोई भी विधा हो, कोई भी विषय हो, उसकी आप गणितीय और वैज्ञानिक तरीके से आप अध्ययन करें। खासतौर से समय कम है, फिर भी विगत प्रश्न पत्रों की सांख्यिकी आप निकाल लें, उसके ट्रेंड्स देख लें, और ट्रेंड्स के आधार पर आपके जितने भी इकाई हैं उसको आप अलग अलग चार्ट बना दीजिए। और चार्ट, जैसे मैं साहित्य शास्त्र के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे
भारतीय काव्य शास्त्र है तो उस आचार्य का नाम, उसके मत का नाम, उसके द्वारा दी गई परिभाषा, उसके मत के जो मुख्य तत्व हैं, उसकी आलोचना, पूरा एक शीट के अंदर, एक चार्ट के अंदर पूरा एक विद्वान आपका आ जाना चाहिए। तो मेरा मानना है, जैसे साहित्य शास्त्र को देखें तो भारतीय काव्य शास्त्र पूरा 2 प्रश्न में और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पूरा 2 प्रश्न में, कुल मिलाकर 4 प्रश्न के अंदर पूरा कैप्सूल आपके साथ रेडी हो सकता है। इसी प्रकार जितनी भी इकाइयां हैं उसको ब्रीफ में आप स्वयं अपने स्तर से बनाएं और उसका दोहराव करें, दोहरान करें और केवल मूल कंसेप्ट पर ध्यान दें। बस मेरा यही कहना है। जी सर, धन्यवाद। अब मैं अंत धन्यवाद में हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवीर सिंह जी सर से आग्रह करता हूं कि आपका भी कोई मूल मंत्र विद्यार्थियों के लिए। कैलाश जी, हमारे अंदर बूंद और समुद्र ये संकल्पना रही है और हम समुद्र में जा रहे थे, अब हम बूंद की तरफ आ जाएंगे। उसी सागर को हम गागर में भरकर ले आए, यानी कि हमारे भीतर वो क्षमता होनी चाहिए कि हम विस्तृत भी कर सकते हैं और उसका संक्षेप भी कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से समय संक्षेपण का है, क्योंकि लगभग 1 महीना इनका बचा है परीक्षा का। तो अब हम संक्षेप की तरफ आए, एक बात। दूसरी बात कि जो विभाग उनको कमजोर लगते हैं हमारे परीक्षार्थियों को, उस विभाग में कुछ प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। मैं जिस इकाई के बारे में बता रहा था, वो इकाई बहुत जटिल इकाई है और बहुत एक तरह से वैज्ञानिक और तार्किक इकाई है। वहां उस इकाई के अध्ययन के लिए मैं कुछ, यदि उनके पास में समय हो और दे सकते हैं, तो इग्नो के बीए और एमए के भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ नोट्स हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ना चाहिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की हिंदी वर्तनी, हिंदी देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, बहुत छोटी सी पुस्तिका है 40-50 पेज की, उसका अध्ययन करना चाहिए। प्रकाशन विभाग की कुछ पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान की कुछ पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की कुछ पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर। राजभाषा से संबंधित अभी सद्य प्रकाशित एक पुस्तिका आई है, उसका यदि समय मिले और उनको जो भी उनको भाग लगे कि यहाँ पर मेरी कमजोरी है, उसको वो दूर कर सकते हैं। और एक और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे उर्वशी एक रचना है, अब उर्वशी नाम से 2-3 रचनाकारों की रचना है। तो हमारे समय में जब हमने नेट की एग्जाम दी थी, तो परीक्षा में पूछा कि उर्वशी चंपू किसकी रचना है। अधिकतर लोगों ने दिनकर की रचना बताया। आप सबको मालूम होगा कि उर्वशी चंपू प्रसाद जी ने अपने शुरुआती दिनों में लिखी थी, और जब हम परीक्षा से बाहर आए, कक्ष से बाहर आए, तो हमारे 80 से 85% साथियों ने उसको दिनकर की रचना घोषित किया। और जब हमने कहा कि देखिए भाई, दिनकर की रचना वो चंपू थोड़ी है, तब उनको लगा कि अरे हम तो बहुत बड़ी गलती कराए। ऐसे एक हमारे सामने रचना आई थी, बहुत महत्वपूर्ण रचना थी, इश्क लता, जो घनानंद जी की रचना है। और वहां पूछ लिया इश्क नामा, तो लोगों ने इश्क देखा और बाद में देखा ही नहीं कि लता है या नामा है, और उन्होंने टिक कर दिया घनानंद को, जबकि वो बोधा की रचना है। तो इसलिए हमें, मैंने पहले भी अपने उसमें कहा था समय में कि भाई आप खुद पर आत्मविश्वास करें, अति विश्वास न करें। इसलिए सावधानी रखी और दुर्घटना घटी। तो ये समय संक्षेपण का है, और जहां हमें लगता है कि हमारी कमजोरी है, उस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए। जी बहुत बहुत आभार सर। आज के इस विमर्श सत्र में विद्यार्थियों के सामने हमारे तीनों विषय विशेषज्ञ ने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण और कठिन जो बिंदु थे, उनके ऊपर हमने विस्तार से विमर्श किया। निश्चित रूप से आज का जो विमर्श है वो विद्यार्थियों की परीक्षा में कुछ मार्गदर्शक का काम करेगा। इसी आशा के साथ मैं एक बार आयुक्तालय, आयुक्त महोदय और पूरी ज्ञान सुधा टीम को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अगले विमर्श में हम 28 अगस्त को पुनः इसी समय आपसे मुखातिब होंगे, पाठ्यक्रम के शेष बिंदुओं पर चर्चा लेकर के। विशेष रूप से धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। मैं भी आभार देना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित सभी
आमंत्रित विशेषज्ञ टीम का आभार, कैलाश जी का आभार। ये सच है कि जैसे हम कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही हिंदी अनंत हिंदी कथा अनंता। हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत विस्तृत है और हमारी विशेषज्ञ टीम ने फिर भी सारे विषयों को समेटते हुए, आधुनिक काल से बात करते हुए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भाषा, व्याकरण, बहुत सारी चीजों को अपने इस समूह चर्चा के माध्यम से समेटने का प्रयास किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको नहीं लगता कि सफलता एक बहुत दुर्गम किला है जिसके बड़े से प्रवेश द्वार पर बहुत सारे ताले लटके हुए हैं, और लेकिन ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो चाबी से ही खुलता है। और आज की हमारे इस समूह चर्चा के माध्यम से आपकी बहुत सारी शंकाओं का, बहुत सारी समस्याओं का, भ्रांतियों का समाधान हुआ होगा और आपको चाबियां तालों की निश्चित रूप से मिली होंगी। अगर नहीं भी मिली हैं, कुछ बच भी गई हैं, तो 28 तारीख को इसी का दूसरा भाग लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सहज रहें, सचेत रहें और कठिन परिश्रम और लगन जुनून के अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह इस चैनल के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो ज्ञान सुधा चैनल आपके साथ है, आपका सहयोग करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। तो मैं सभी अपने दर्शकों का, अपने सभी आभार व्यक्त करना चाहूंगी विशेषज्ञ टीम का, और दर्शकों से फिर से मेरी गुजारिश रहेगी, आप जरूर ज्ञान सुधा चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर जो मानक सामग्री आपको उपलब्ध हो रही है, जो विषय विशेषज्ञ आपको मंत्र दे रहे हैं, जो सूत्र दे रहे हैं, वो शायद ही आपको कहीं पर उपलब्ध होंगे। आपको ज्ञान के साथ साथ में प्रेरणा का काम भी यहाँ पर मिल रहा है और मंत्र भी मिल रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सबसे आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि इसके साथ जुड़ते रहिए, लाइक करिए, इसे आगे से आगे शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो मैं पुनः एक बार कॉलेज विभाग शिक्षा राजस्थान का आभार व्यक्त करती हूँ, पूरी टीम का, तकनीकी टीम का। धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद।